नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। तो बच्चे बताइए, हम देख रहे हैं अल्कोहल फिनॉल ईथर में चैप्टर, और इसमें हम देख रहे हैं सारे टॉपिक देखे हमने, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लिए और सब में आपने प्रैक्टिस भी किए हैं। तो क्या आप में से ऐसा कोई बच्चा है जिन्होंने एकदम शुरुआत में ज्वाइन किए, आज ही ज्वाइन किए हैं? अगर ऐसा कोई बच्चा है तो बिल्कुल आप एक काम करिए कि फर्स्ट लेक्चर से पढ़ना शुरू करेंगे, एकदम क्लियर समझ में आएगा। बेटा एक बात बोलूंगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे आसान होता है। अब आज की क्लास जो होने वाला है ना, वो क्या है कि एक रिवीजन देते हैं आपको, एक रिवीजन देते हैं। कैसा रिवीजन? इंपॉर्टेंट रिएक्शन का। अल्कोहल फिनॉल ईथर से संबंधित जो रिएक्शन हमने पढ़ा है उनमें सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन को एक रिवीजन देते हैं। और आप सबके लिए अच्छा रहेगा कि जब भी एग्जाम में जाएं तो इन्हीं रिएक्शन को एक बार अच्छे से पढ़ के जाएं, इन्हीं रिएक्शन को एक बार देख के जाएं। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि सारे रिएक्शन को बता रहा हूं, लेकिन कुछ रिएक्शन को आप जाके देख सकते हैं। इनमें से कुछ रिएक्शन के सिर्फ नाम बता दूंगा कि इनको भी देख लीजिएगा करके, तो ये भी होगा। जैसे विहाइड्रोजनीकरण है, विक्टर मेयर है और लुकास अभिक्रिया है। उनको आपको मैंने यहां पर नहीं बताया, लेकिन आपको वो करना है। फिलहाल गुड इवनिंग बच्चों, और पढ़ाई अच्छी चल रही है ना आप लोगों की? देखो भाई, एक्चुअली क्या होता है, कुछ बच्चों ने कहा सर तिमाही एग्जाम की तैयारी कर दीजिए, किसी ने कहा अर्धवार्षिक की तैयारी करा दीजिए, किसी ने कुछ। तो बेटा जो पढ़ाई चल रहा है ना रेगुलर एनुअल एग्जाम का, वो हमारा टारगेट होता है और आपका भी टारगेट होना चाहिए, क्योंकि त्रैमासिक और अर्धवार्षिक के एग्जाम के जो मार्क्स है वो नहीं जोड़ते हैं हाफ ईयरली में। अगर ऐसा होता तो सबके एग्जामिनेशन डेट जो है अर्धवार्षिक का सेम डे होता, तो ये बहुत आसान था। फिलहाल हमेशा आपको कॉन्सेंट्रेट करना है एनुअल पे, और एनुअल पे कॉन्सेंट्रेट करोगे तो कहीं ना कहीं त्रैमाही और अर्धवार्षिक भी अच्छा जाएगा। फिलहाल आज चलते हैं कि आज एक रिवीजन लेते हैं किसके बारे में? अल्कोहल फिनॉल और ईथर के रिएक्शन की तरफ। तो चलें देखें। मैं आपका शुरुआत कराता हूं सबसे पहले प्राथमिक एमीन से अल्कोहल बनाना। ये यहां से शुरू करते हैं। प्राथमिक एमीन से अल्कोहल आप कैसे बना सकते हो? बिल्कुल बेटा, प्राथमिक एमीन से अल्कोहल बनाने के लिए आप एक काम करिए कि प्राथमिक एमीन, एलिफेटिक प्राथमिक एमीन लीजिए और इस एमीन को 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान पर नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराइए। बन जाएगा। मैं रिएक्शन करके दिखाता हूं। RNH2 की अभिक्रिया ये है नाइट्रस एसिड। सभी बच्चे जानते हैं इस चीज को। यह है नाइट्रस एसिड और यह है प्राइमरी एमाइन, फर्स्ट डिग्री एमाइन। अब बेटा आज की क्लास तो सिर्फ क्या है? रिवीजन है। और रिवीजन है, किन चीजों का रिवीजन करना है वो मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। तो देखो क्या हुआ, ये जो 2H है और ये जो ऑक्सीजन है, ये दोनों निकल जाएगा पानी बन करके। ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन, जिनको मैं टारगेट कर रहा हूं उनको ध्यान से देखिए। ये N2 बन गया, ये H2 बन गया। तो रिएक्शन कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है? 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान के बीच। और इनको नाइट्रस अम्ल कैसे प्राप्त होगा? यहां पर आप लोगे NaNO2 प्लस HCl। इन दोनों का मिश्रण लेने पर यह प्राप्त होता है HNO2। इसको क्या कहते हैं? ये HNO2 है। बोलते समय लिखते समय लिख सकते हैं, लेकिन रिएक्शन के टाइम पे इस चीज को दिखा रहे हैं। तो ये बन गया पानी और ये बन गया N2। पानी और N2 साफ नजर आ रहा है। बच क्या गया? देखो क्या लिखा, R बचा इधर से और इधर से OH बचा है। तो ये देख लें, तो ये बना ROH, यानी कि प्राइमरी अल्कोहल बनता है। और ये जरूरी नहीं रहता है कि प्राइमरी अल्कोहल ही बनेगा, लेकिन हां अल्कोहल जरूर बनता है। वो डिपेंड करता है कि ये NH2 किससे जुड़ा हुआ है। तो ये हुआ एरोमेटिक एमीन की, एलिफेटिक एमीन की क्रिया नाइट्रस अम्ल से। अगर एरोमेटिक एमीन की नाइट्रस अम्ल से रिएक्शन हो तो क्या बनेगा? यहां पर रहता है क्या? डाइएजोटाइजेशन अभिक्रिया, डाइएजोटीकरण। बिल्कुल सेम रिएक्शन पर अंतर कुछ आ जाएगा इसमें। अगर ये बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग के साथ अगर NH2 जुड़ा हुआ है, इस तरह से NH2 जुड़ा हुआ है,
और अभिक्रिया किसके साथ हो रहा हो, नाइट्रस अम्ल के साथ हो रहा हो, तो इस टाइम पर चूंकि एरोमेटिक प्राइमरी एमीन है, एरोमेटिक प्राइमरी एमाइन है, तो इस स्थिति में ये HCl से भी रिएक्शन करेगा। और कहां से आया HCl, आपको तो बताया था NaNO2 प्लस HCl की क्रिया के द्वारा होता है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। तब याद कर रहे हो ना, वापस आ रहा है ना याद, दिमाग में आ रही ना बातें। फिर यहां पर क्या रिएक्शन होगा, ये बेटा OH जो है इस H के साथ रिएक्शन कर जाएगा और ये O जो है इस H के साथ रिएक्शन कर जाएगा। यानी यहां पर जो हुआ था बिल्कुल वही है, ये H ये O इस H के साथ रिएक्शन कर गया। चूंकि HCl रिएक्शन में भाग लेने रहा है, इसलिए OH जो है यहां पर अभिक्रिया में भाग नहीं ले पा रहा है। किस जगह पर, इनके साथ पानी बनाने के लिए। तो यहां पर तो साफ नजर है, OH जो है H से पानी बन गया और ये जो है इससे पानी बन गया। देखो दो पानी बन रहा है, दो वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहा है। अब क्या बच गया बेटा, देखो तो बचा है कुछ, ये इतना बचा हुआ है, ये इनके साथ N लगा हुआ है। मैं यहां पर लिख देता हूं इस चीज को। थोड़े से आज फास्ट रहना है, आप लोगों को ध्यान रखना है, एकदम स्लो नहीं चल सकते आज ना, क्योंकि ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। बस ये फाइनल करने के लिए आज की क्लास है बेटा आप लोगों का। तो ये पूरा स्ट्रक्चर यहां पर N बचा हुआ है और दूसरी जगह पे देखिए क्या है, यहां पर देखो ये N हो गया और यहां से 2 H निकलने के बाद O से लेकर के N पास डबल बॉन्ड N और फिर उसके बाद डबल बॉन्ड N के बाद देखो डबल बॉन्ड है N, फिर सिंगल बॉन्ड Cl बन जाएगा। तो Cl इसमें फिर जुड़ जाएगा, ये ध्यान देंगे। इस तरह से ये Cl जुड़ गया, इसको कहते हैं बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड इस तरह से बनते हैं। तो ये आपकी सारी चीजें रिएक्शन हो गया। तो 2 रिएक्शन आपने रिवीजन कर लिया बेटा, इन्हीं चीजों पे रिवीजन करना है। मैं तो आपको, मैंने पहले ही बोला कि इसको फास्ट कराऊंगा इस रिएक्शंस को, है ना। अब आगे चलते हैं, आगे और कौन सी अभिक्रिया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनको हमें रिवीजन कर लेना चाहिए। तो थोड़े फास्ट है आज का डाइट, और सबको सारे बच्चों को ध्यान रखना होगा कि हमने इन सारे रिएक्शन को पहले भी पढ़ चुके हैं। और जो बच्चा इस चैप्टर को पूरा पढ़ चुका है उनको कहूंगा कि नीचे मैंने होमवर्क दिया है, होमवर्क में जा करके अपना होमवर्क पूरा करें और छोटा छोटा टेस्ट जरूर दे लाएं। कुछ क्वेश्चंस आएंगे, उन प्रश्नों को हल करें। अब बता बेटा, ये एक प्रश्न आता है विहाइड्रोजनीकरण, इसके साथ साथ कुछ और चीजें भी आती हैं एक्स्ट्रा, तो उनके बारे में भी नाम बताऊंगा। यहां पर क्या होता है कि विहाइड्रोजनीकरण में कि प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल को 300 डिग्री सेल्सियस तापमान पर कॉपर जो गर्म है उस पर प्रवाहित करते हैं। तो 3 अलग अलग प्रोडक्ट मिलते हैं। मैं यहां पर दिखाना चाहूंगा शॉर्ट में कि कोई भी एक एल्कोहल है, एल्कोहल के वाष्प को प्रवाहित किया गया 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म कॉपर धातु पर। तो तीनों में से कोई भी एक घटना हो सकता है, या तो हम बताता हूं, रुकिए। अब एल्कोहल तो है, अगर वो एल्डिहाइड बनाता है, एल्डिहाइड बना सकता है, या कीटोन बना सकता है, या एल्कीन बनाता है। जो दिया गया एल्कोहल है, कोई एल्कोहल है मेरे पास, उस एल्कोहल को आपने 300 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म कॉपर में प्रवाहित किया, तो अगर एल्डिहाइड बनता है या कीटोन बनता है या क्या बनता है, एल्कीन बनता है। तो उस स्थिति में यदि एल्कोहल बनता है तो यह प्राइमरी एल्कोहल है। एल्कोहल बनता है तो ये जो दिया गया एल्कोहल कैसा एल्कोहल है, ये फर्स्ट डिग्री एल्कोहल है। अगर वो कीटोन बना लेता है तो सेकेंड डिग्री एल्कोहल है, सेकेंड डिग्री एल्कोहल। और यदि ये एल्कीन बनाता है तो थर्ड डिग्री एल्कोहल है। इस तरह से एल्कोहल के पहचान के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है, विहाइड्रोजनीकरण विधि का। इनके अभिक्रियाओं को थोड़ा अगर आप देखना चाहें तो मैं जरूर दिखा देता हूं, आप देखिएगा। पहली बात, चलो मैं एक प्राथमिक एल्कोहल लेता हूं, CH3
CH2OH। इनके वाष्प को मैंने 300 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म कॉपर धातु में प्रवाहित किया, तो क्या करेगा ये OH और इसका H। ऐसा नहीं, विहाइड्रोजनीकरण में क्या निकलता है? H निकलता है बेटा, H। विहाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है हाइड्रोजन का निकलना, डिहाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन निकलना। एक H यहां से, एक H यहां से, H2 निकल गया। फिर बचा क्या? CH3CHOH, यानी कि CH3CHO। क्या निकला? H यहां से निकल गया, H निकल गया, CHO हो गया ना। देखियो, तो एल्डिहाइड बना। ये प्राइमरी अल्कोहल है। सेकेंडरी अल्कोहल लेता हूं अगर मैं, CH3 देखो CHOH, तो इस जगह पर भी आप देख रहे हो 300 डिग्री सेल्सियस तापमान कॉपर धातु। ये H और ये H निकल गया, -H2, हाइड्रोजन निकल गया। बचा क्या? CH3 बचा है, CH3 बचा है, दोनों साइड से CH3 बचा हुआ है इस तरह से, ये लीजिए। और ये C है और ये डबल बॉन्ड O, ये देखो कीटोन बन गया। ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, एल्डिहाइड है और ये कीटोन है। अब देखें यहां पे तीसरी बात है, CH3, ये सेकेंडरी अल्कोहल है ना, ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, और मैं टर्शरी अल्कोहल लेता हूं CH3, ये लीजिए COH। बेटा यहां पर जब 300 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म कॉपर धातु पर प्रवाहित किया जाता है तो यहां हाइड्रोजन नहीं निकलता, पानी निकल जाता है। यहां से OH और इस जगह से H, तो ये निकल गया पानी, H2O। बच क्या गया उसको देखिएगा, CH3, ये लीजिए। और ये जो है C है, डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा, एक एल्कीन बन जाता है। जो भी एल्कीन हो, नामकरण के बारे में बात हो सकती है। तो यहां पर आपने देखा प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अल्कोहल की पहचान के लिए, हम उसमें अंतर करने के लिए, उसकी पहचान के लिए या टेस्ट के लिए हम इस विधि का उपयोग करते हैं। ऐसे ही दो विधियां और है, जिसमें एक विधि का नाम है विक्टर मेयर, इसको भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और दूसरा है ऑक्सीकरण। इन दोनों पे आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ये पूरा क्लास आपको कराया गया बहुत अच्छे से। अब बेटा 12 लेक्चर है, ये लास्ट लेक्चर में दिखा रहा हूं, जिसमें क्वेश्चन वगैरह भी बताऊंगा आपको। तो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को आपको बता रहा हूं आज इस तरह से, तो देखते जाइएगा क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या आपको याद रखना है। तो ये हो गया विहाइड्रोजनीकरण। अब विहाइड्रोजनीकरण के बाद आप सोचिएगा कौन सी विधि, तो मैंने बोला ना आपको ये दोनों और कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तो मैंने इसको पहले ये रखा है। देखना एग्जाम में जरूर आता है ये रिएक्शन। तो ये हुआ। अब आगे बात करता हूं मैं विलियमसन संश्लेषण। विलियमसन संश्लेषण की अभिक्रियाएं क्या होती हैं, इनके बारे में बात करता हूं। तो हो गया। तो ये क्या है विलियमसन संश्लेषण की अभिक्रिया? बड़ा आसान है, ईथर बनता है इससे, RONA। इसको कहा जाता है सोडियम एल्कोक्साइड। सोडियम एल्कोक्साइड की क्रिया किसके साथ? एल्काइल हैलाइड के साथ, RCl, RX, RBr, जो लेना चाहते मैं RX लिख देता हूं। ये बड़ा आसान रिएक्शन होता है भाई। इसमें क्या होगा कि ये सोडियम जो है X के साथ निकल जाएगा, NaX बन करके, प्लस क्या बच गया देखो, तो इसको R डैश लगा देता हूं तो अलग समझ में आएगा, RO और Na की जगह R डैश, तो RO R डैश ईथर बन गया। इसका ये सोडियम एल्कोक्साइड है, ये एल्काइल हैलाइड है। बिल्कुल आसान रिएक्शन। कुछ उदाहरण की तरफ आप जाना चाहते हो तो जा सकते हो। C2H5ONa, इसको क्या बोलूंगा, ये एल्क की जगह ईथ लग जाएगा बस, क्योंकि ईथ है इसमें, तो सोडियम इथॉक्साइड हो गया, प्लस C2H5Cl। अब क्या होगा, ये Cl इस Na के साथ निकल गया, बन गया NaCl। रिएक्शन तो वही है, Na की जगह ये आ जाएगा C2H5, तो इस तरह से हो गया C2H5O C2H5। डाईइथाइल ईथर। देखो एक बार अच्छे से पढ़ने के बाद ना सब रिएक्शन आसान लगेगा, बस रिमाइंड करना होता है। बहुत सारे लग रहा होगा बहुत सारी चीजें भूल गए, बेटा भूलना तो है,
पर प्रैक्टिस करते 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 याद होता है, और कई बार उसको करते रहने से याद होगा। तो बच्चों बिल्कुल इधर उधर ध्यान ना दें, बिल्कुल ध्यान रखें पढ़ाई पे। ओके चलो, अभी आज रिवीजन करा रहा हूं इसलिए थोड़ा सा बातचीत आपका थोड़ा आज कम रखेंगे, आज बिल्कुल पढ़ाई पे ध्यान देना है, ठीक है। तो चलें, क्यूमिन से फिनॉल बनाना, क्यूमिन से फिनॉल बनाना, ये भी याद रखिए इंपॉर्टेंट है, क्यूमिन से फिनॉल बनाना। सवाल है कि क्यूमिन है क्या चीज, क्यूमिन, क्यूमिन क्या है, देखो मैं अभी यहां पर दिखाता, क्यूमिन आइसोप्रोपाइल बेंजीन है, ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल CH3CCH3H और यहां पर बेंजीन रिंग, तो इसको कहते हैं क्यूमिन। ये क्या चीज है, क्यूमिन है। क्यूमिन का एक दूसरा नाम क्या है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ये तो साधारण नामकरण प्रचलित नाम हो गया, आइसोप्रोपाइल बेंजीन एक नामकरण के अनुसार आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन की अभिक्रिया यानी इसका ऑक्सीकरण करेंगे, ऑक्सीजन गैस प्रवाहित करेंगे। जैसे ऑक्सीजन गैस प्रवाहित करेंगे, ये ऑक्सीजन गैस आपको पता है C और H के बीच में आ जाता है, यानी कि पेरोक्साइड बना लेता है। तो ये बन गया CH3CH3H और ये पूरा बेंजीन। इन दोनों के बीच में कौन आ गया भाई, इन दोनों के बीच में ऑक्सीजन आ गया, O2 आ गया, ऑक्सीकरण हुआ है, O। इस तरह से ये क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड कहलाता है, क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड कहलाता है। याद आ रहा है कुछ, बोलो याद आ रहा है कुछ। क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करेंगे तो ये टूट जाएगा, विघटित हो जाएगा। किसके साथ गर्म करेंगे, डाइल्यूट H2SO4 के साथ, ये लीजिए, इसके साथ गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, यहां पर देखो बेटा, एकदम सिंपल सा चीज है, देखो इतना निकल जाएगा बस। तो क्या मिला, देखो तो बिल्कुल दोनों चीजें मिल रहा है, विघटित हो जाएगा, टूट जाएगा। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यानी कि यहां पर एसीटोन मिला, और दूसरा हमें दिख रहा है, देखो इधर बेंजीन है, इधर OH है, यानी कि हमें फिनॉल मिला। इस तरह से हमें फिनॉल मिला। इस तरह से आप देख रहे हो क्यूमिन से हम बना रहे हैं फिनॉल। नोट करो बेटा, नोट करो, अभी नहीं, आज मैं तो बोल ही नहीं रहा हूं, नोट करो, बस याद करो और देखते जाओ कि आपने पूरा याद करें कि नहीं, पूरा मेहनत किए कि नहीं, भूल गए। तो इन चीजों को आज प्रैक्टिस करने के लिए कैसा शॉर्ट क्लास दे रहा हूं, वन शॉट क्लास दे रहा हूं, जिसके बेस पर आपको पूरा का पूरा हो जाएगा। एक पहला बढ़िया सा वन शॉट क्लास है ये, ठीक है, तो ये जरूर दे देना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ये रेसिंग विधि। तो चलिए अगला चलते हैं, अगली में इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको मैंने बोला ना एक वन शॉट रिएक्शन है, ठीक है। चलो भाई, अब मैं आपको बता देता हूं कि फिनॉल बनाने की एक विधि और जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है रेसिंग विधि। कौन सी विधि, रेसिंग विधि। रेसिंग विधि दो पदों में होता है, प्रथम पद, पूरी चीजें देखिए, यह है प्रथम पद और यहां पर मैं बताऊंगा ये द्वितीय पद। प्रथम पद में क्या है, बेंजीन को कॉपर की उपस्थिति में HCl तथा वायु के मिश्रण के साथ इनको गर्म करेंगे कॉपर की उपस्थिति में, तब यह बनाता है क्लोरोबेंजीन। बेंजीन, बेंजीन ये है बेटा, ये C6H6 है, आप अपनी मर्जी से जैसे बनाना चाहें। इसमें हम क्या रखेंगे, HCl मिला देंगे और इसमें वायु प्रवाहित करेंगे। किसकी उपस्थिति में, कॉपर की उपस्थिति में गर्म किया जा रहा है, इन सारी चीजों को प्रवाहित किया जा रहा है। तो क्या होता है, एक जगह का H, एक और H, और इसमें दो H में से एक O, दो O में से एक O, ये निकल जाएगा पानी बन करके। चलिए मैं यहीं पे लिख देता हूं, पानी निकल गया, बच क्या गया, देखो तो Cl बस बचा है और ये पूरे रिंग बचा हुआ है। इस तरह से इस जगह पे लग गया Cl, ये बन गया क्लोरोबेंजीन। ये क्लोरोबेंजीन बन गया बेटा। क्लोरोबेंजीन जैसे ही बनता है, अब इसको ले लेते हैं
क्लोरोबेंजीन को भाप के साथ उच्च तापक्रम यानी कि 500 केल्विन ताप पर गर्म करने पर फिनॉल मिलेगा। चलो देखते हैं। ये क्लोरोफिनॉल है, क्लोरोबेंजीन है, ये क्लोरोबेंजीन है। इसको पानी भाप के साथ गर्म कर रहे हैं हम लोग, कितने टेम्परेचर पर? 500 केल्विन तापमान पर। तो ये Cl और ये H निकल जाएगा, क्या बन करके? HCl बन के निकल गया। OH बचा है जो इसमें जुड़ जाएगा, बेंजीन के साथ OH जुड़ गया और इस तरह से बन गया फिनॉल। इस तरह से बन गया फिनॉल। तो मेरा कहना यहीं पे है कि आप जितने भी रिएक्शन आप पढ़ रहे हो बस रिवाइज करो, रिवाइज करो, रिवाइज करो। रिवीजन तभी पॉसिबल है जब आपने इससे पहले 11 लेक्चर कर लिए हो। बेटा किसी भी चैप्टर को 1 या 2 लेक्चर में खत्म हो जाए मत सोचिए, बस ये समझो कि आज लास्ट है तो 1 शॉट रिवीजन मेन रिएक्शन के साथ हम कर रहे हैं। तो चलिए, ये क्या हुआ? रेसिंग विधि। रेसिंग विधि में आपने क्या देखा? बेंजीन को बेंजीन से आपने क्लोरोबेंजीन बनाया और दूसरा है क्लोरोबेंजीन से आपने फिनॉल बनाया। 2 पदों में यह रिएक्शन संपन्न होती है। इस बात को याद रखिएगा। अब बात करता हूं मैं यहां पे कोल्बे-स्मिथ अभिक्रिया। यार ये तो जबरदस्त इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। कोल्बे-स्मिथ अभिक्रिया क्या है? कोल्बे-स्मिथ अभिक्रिया, क्या हम कोल्बे-स्मिथ अभिक्रियाओं को जानते हैं? देखो बेटा, इसमें हाँ, एक बच्चा बोल रहा है सर मैं रिएक्शन भूल जाता हूं। कोई बात नहीं। देखिए, सबसे पहले मैंने ऐसा शब्द क्यों बोला? कोई बात नहीं, मैंने क्यों बोला? भूल जाते हो, इससे घबराने की क्या जरूरत? जितना सोचोगे ना मैं भूल जाता हूं उतना भूलेगा। ना भूलें, दुनिया का कोई भी आदमी हो वो हर आदमी भूलता है बेटा, याद रखना। कुछ लोग ज्यादा भूल जाते हैं, कुछ लोग कम भूलते हैं। क्लास होने के बाद 20 मिनट के अंदर ही आप देखो, मेरे क्लास होने के बाद ऐसा नहीं कि जब क्लास पूरा चल रहा हो आपने बहुत अच्छे से सीखा तो आपको 100% क्लास के बाद सब कुछ याद है। कुछ भी याद नहीं रहता, किसी भी चीज को सोचिए आप। हाँ, ये अलग बात है जब क्लास कर रहे होते तो ज्यादा मजा ले रहे हो, किसी क्लास में किसी में कम ले रहे हो, ये अलग बात है। लेकिन क्लास होने के बाद आप सोचो, हर एक सब्जेक्ट को पूरी तरह से हम लगभग 15-20 मिनट के अंदर 60% तक भूल जाते हैं और 1 घंटे के बाद तब हम 80% तक भूल जाते हैं। 2 घंटे के बाद हमें 90 तक भूल जाते हैं। उसके बाद कहीं दूसरे दिन बात आई तो कुछ छुटकी कुछ याद रहता है। तो उस हर चीज के हर किसी में ये बात देखने को मिलता है। इसलिए आपको करना क्या है कि ना भूलें, इसके लिए आप पूरी तैयारी के साथ बैठें, पूरी तैयारी के साथ समझें और उसके बाद एक रिवीजन जरूर करें। पूरी तैयारी से कैसे बैठते हैं? कॉपी और पेन लेकर के बैठो, है ना। जैसे आप बोलो ना भूल जाता हूं सर, बेटा देखो रिएक्शन कठिन कुछ भी नहीं है। रिएक्शन को भूलना ही एक सबसे बड़ा सरदर्द है, कठिन बिल्कुल नहीं है। कठिन तब है जब आप प्रॉपर तरीके से उनको समझते हुए नहीं आ रहे हो, प्रैक्टिस करते हुए नहीं आ रहे हो। जैसे मैथमेटिक्स को किसी टीचर ने समझा दिया ऐसे क्लासरूम में और आप ऐसे देख लेते हो और उसके बाद क्या आप उसे मैथमेटिक्स को अगर मैं एग्जाम में दूंगा तो बना लोगे? नहीं बना पाओगे। उसके बनाने के बाद अपने कॉपी में भी उसे नोट करते हो, फिर उसके बाद उनकी प्रैक्टिस करते हो यानी अभ्यास करते हो। उसके बाद ही आप उनके क्या बोलते हैं मैथमेटिक्स को बना सकते हो, मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, नए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। वैसे ही केमिस्ट्री भी है कि जब क्लास होता है तो क्लास के बाद उसे नोट करना होगा, कॉपी में लिखना होगा, उसके बाद प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस के बाद आप नई चीजों पे काम कर सकते हो। लेकिन तब जब आप जैसे मैथ्स की तरह कई सालों से प्रैक्टिस करते हुए इस लेवल पर आए हो, वैसे ही केमिस्ट्री में भी आपको कई घंटों की मेहनत, कई दिनों की मेहनत, कई महीनों की मेहनत जरूर इसमें भी लगता है। यानी कि हवा में आपको कोई दुनिया का आदमी नहीं सिखा सकता, याद रखना अगर ऐसा लगता है तो। ये सारी बातें मैंने इसलिए कहा कि कुछ बच्चे ऐसा बोल रहे हैं कि सर मैं भूल जाता हूं। नहीं भूलोगे अगर लाइन से करोगे तो, ठीक है। तो चलिए साहब आगे बात करता हूं। कोल्बे-स्मिथ अभिक्रिया याद क्या रखूं? सोडियम फिनॉक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया, यह बस इतना याद रखूंगा तो मेरे पास अपने आप रिएक्शन कंप्लीट समझ में आ जाएगा। सोडियम फिनॉक्साइड, ये बेटा ONA, ये है सोडियम फिनॉक्साइड। फिनॉल में H को हटा करके Na लग गया है, इसको कहते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड
की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं। यहां पर आप याद रखना चाहें तो रख लें 400 केल्विन तापमान पर और 4 से 7 एटमॉस्फेरिक दाब पर। एटमॉस्फेरिक मतलब वायुमंडलीय। अब वायुमंडलीय दाब का मतलब क्या हुआ? जो वायुमंडल हम पे एक जो प्रेशर लगा रही, पूरी प्रकृति पर प्रेशर लगा रहा है, पृथ्वी के नेचर पर जो प्रेशर लगा रहा है, वो दाब जो है वायुमंडलीय दाब कहलाती है। फिलहाल यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहा हूं। क्या ये कुछ नहीं होता बेटा, बिल्कुल सिंपल सी बात बता रहा हूं, ये आर्थो पोजीशन के H के बीच में घुस जाएगा। देखो क्या बना, ONA, बिल्कुल आसान है, देख लो, ये इस जगह पर कहां पे आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, इस जगह पे घुस गया, C डबल बॉन्ड OOH, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हुए। ये एक अस्थायी कंपाउंड होगा। क्यों? आप जानते हो ये एसिड है, अम्ल है और सोडियम क्षार है। तो इस स्थिति में वैसे फिनॉल भी अम्लीय होता है, ये ध्यान रखेंगे। तो यहां का जो OH है, इस जगह पर सोडियम की जगह H आ जाएगा और H की जगह सोडियम आ जाएगा और ये एक स्थायी कंपाउंड बना लेगा तुरंत। तो क्या हुआ, OH अब ये अम्ल बन गया, लेकिन अम्ल का लवण बना है COONA। ठीक, अब इसकी क्रिया की तरफ चलते हैं, वो है HCl से क्रिया। सोडियम अब अम्ल से रिएक्शन, ये जैसे बनता है उसके बाद हम अम्ल से रिएक्शन कराते हैं। तो ये बन गया Na और Cl, निकल गया NaCl, ये H बचा इस जगह पे जुड़ जाएगा तो OH, ये लीजिए ये COOH। COOH बेंजीन वाला जो कंपाउंड होता है उसको कहा जाता है बेंजोइक एसिड, और OH है तो हाइड्रोक्सी, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, या इसको कहा जाता है सैलिसैल्डिहाइड, सैलिसिलिक एसिड। तो ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड के नाम से जाना जाएगा, ऑर्थो सैलिसैलिक एसिड, इस तरह से। तो ये है, आपको याद आ गया होगा कोल्ब-स्मिथ अभिक्रिया, इसको रिवीजन करना है। तो जितने रिएक्शन मैं आज की क्लास में बताऊंगा उतने को ही आप एक रिवीजन जरूर दे दीजिएगा। फिर बात करता हूं, अगला रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट, रिमर-टीमैन अभिक्रिया। नाम सुने हो ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर देखने को मिलता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए और जाके खोल के देखिए उन सारे प्रश्नों को, कि आपको सभी सालों में जितना क्वेश्चन मैं अभी कराऊंगा, जितनी रिएक्शंस कराऊंगा, कोई ना कोई रिएक्शन उसमें अवेलेबल है, यानी पूछा गया है, ये ध्यान रखेंगे। क्षार NaOH, यानी कि NaOH की उपस्थिति में, या कोई क्षार भी लिख सकते हैं, NaOH क्लोरोफॉर्म और फिनॉल की क्रिया है, यानी कि फिनॉल पर क्लोरोफॉर्म की क्रिया। देखें, मेरे पास फिनॉल है, ये लीजिए, ये क्लोरोफॉर्म है और NaOH की क्रिया। बेटा NaOH 3 Cl है तो 3 NaOH लगेगा, ये तीनों Cl Na के साथ निकल जाएगा, ये लीजिए, तो 3 टाइम्स NaCl मिलेगा आपको, और इन तीनों जगहों पर ये OH जुड़ना चाहेगा। और होता क्या है, आर्थो पोजीशन का ये H इसके एक OH से निकल गया पानी बन करके, ये लीजिए। फिर क्या है, देखो ऊपर Na, ये क्या बोलते हैं, OH है, इस जगह का H, इस जगह का H निकल गया है, और जो H निकला है और एक H यहां का भी निकल गया है, तो 2 H हो गया, 2 पानी हो गया। अब क्या बचा है जरा सोचो,
अगर मैं इसको ज्यादा आसान तरीके से दिखाना चाहूं तो यानी एकदम आपको समझ में आए इस लेवल पे दिखाऊं तो क्या लिखूंगा, NaOH NaOH NaOH, ये H ये दोनों H इस दोनों OH के साथ निकल गया, तो पानी निकल गई। अब बताओ ये तीनों NaCl के साथ निकल गया, ये OH बचा है और इस जगह पे, और ये कार्बन बचा हुआ है, देखिए ये कार्बन बचा हुआ है। तो ये पूरा का स्ट्रक्चर देखो, यहां पर कार्बन और OH यानी कि डबल बॉन्ड, ये तो ये एल्डिहाइड, इसको कहेंगे ऑर्थोसेलिस एल्डिहाइड। अब मैंने आपको रिएक्शन बताए हैं रिमर-टेमन अभिक्रिया, तो एक बार रिवीजन तो हो गया, लेकिन एक रिएक्शन ये भी करता है कि ये फिनॉल की अभिक्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ होगा, जो NaOH 4Cl है तो 4 NaOH के साथ होगा। इस रिएक्शन को पूरा करना है, ये आपका होमवर्क है। चलो ठीक है, कुछ तो आपको दें। तो ये रिएक्शन आप नहीं पढ़े हो, जो बच्चा बाद में आए होंगे हमारे क्लास के साथ जुड़े होंगे, उनको मैं कहूंगा कि भाई बिल्कुल इसके पूरे चैप्टर, इस चैप्टर के पूरे टॉपिक पढ़िए, एक एक चीजें बड़ा अच्छा समझाया गया है। बेटा यार आप लोग बोलते हो ना सर यूट्यूब में कितना कुछ छोड़ देते, कुछ नहीं छोड़ते बेटा, यूट्यूब में ऐसे पढ़ाया जा रहा है कि बहुत बेहतर। लेकिन हाँ, अगर आप लोग और ज्यादा इनहेंस होना चाहते हो तो बिल्कुल हमारे साथ जुड़िए और हमारे बेहतरीन जो पेड कोर्सेज हैं उनके साथ जरूर आइए। फिलहाल अभी हम आप बात करते हैं कि इनको आप देखिए जल्दी से। अगला है नेफ्थलीन अभिक्रिया, मतलब यहां पर फिनोल्फ्थलीन अभिक्रिया, फिनोल्फ्थलीन बनाने की अभिक्रिया, ये भी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। मैंने कहा सब इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको कराऊंगा बेटा आज। तो फिनोल्फ्थलीन अभिक्रिया में आप क्या देखोगे, फिनोल्फ्थलीन बनता है। फिनोल्फ्थलीन किससे बनेगा, दो शब्द बनाओ, देखो दो शब्द है, फिनोल्फ्थलीन थैलिक एसिड से। तो फिनॉल है, फिनॉल की दो अणु में भाग लेंगे इसमें, और अब इस जगह पे बेंजीन रिंग, तो ये दो फिनॉल है और एक थैलिक एनहाइड्राइड है, ये H और ये O निकल गया। ये इनके बीच यानी दो फिनॉल की अणुएं और एक थैलिक एनहाइड्राइड, यहां पे लिखा है थैलिक एनहाइड्राइड, मैं कहीं पर दिखा देता हूं आपको, थैलिक एनहाइड्राइड ये लिखा हुआ, नाम नहीं लिख रहा हूं ना। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में इनको गर्म किया गया, तो ये पानी निकल गया बेटा। अब ये सारे स्ट्रक्चर जुड़ जाएंगे आपस में। तो नीचे वाला पहले लिख देता हूं जो बचा हुआ दिख रहा है, ये देखिए। अब यहां पर बेंजीन रिंग, ये फिनॉल है दोनों। तो फिनोल्फ्थलीन की संरचना थैलिक एनहाइड्राइड के साथ फिनॉल की क्रिया से होता है, पानी निकल गया, ये फिनोल्फ्थलीन है। तो क्या बनता है, फिनोल्फ्थलीन बनता है ना, आसान रिएक्शन। अब चलते हैं आगे, और क्योंकि रुकना नहीं है, वन शॉट में रुकना नहीं है, फास्ट चलना है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। तो ये आप कुछ नहीं यार, अगर ये दो फिनोल्फ्थलीन की संरचना कैलकुलेटर में पूछा गया ना, तो ये रिएक्शन करके भी बना सकते हो। अक्सर रिएक्शन करके ज्यादा सही याद रहता है।
चलिए साहब आगे बात करता हूं, नाइट्रीकरण, फिनॉल का नाइट्रीकरण। यस, यहां पर मैं लिख देता हूं फिनॉल का नाइट्रीकरण। फिनॉल का नाइट्रीकरण, फिनॉल का नाइट्रीकरण कैसे होगा जरा देखिए। दो स्थितियां होती हैं, एक है तनु सल्फ्यूरिक एसिड, सॉरी तनु नाइट्रिक एसिड के साथ, तो ऑर्थो या पैरा फिनॉल बनेगा, नाइट्रोफिनॉल बनेगा। तो मैं करा देता हूं, ये जरा समझा दूं, यहां पर देख लो, फिनॉल का आर्थो, ये दोनों आर्थो पोजीशन है, ये पैरा पोजीशन है। ये नाइट्रिक एसिड है HNO3, लिख सकते हैं OH करके। डाइल्यूट HNO3 की क्रिया कराएंगे तो या तो आर्थो पोजीशन का H लेकर के ये निकल जाएगा पानी 22 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, ये रिएक्शन होगा। चलो देखो आगे बनाओ बेटा, क्या होगा बताओ। हेलो, चलिए बेटा हो गया। तो क्या बन गया, पानी, ये पानी बन के निकल गया। ये लीजिए, और इस जगह पे जुड़ जाएगा NO2। ठीक है, बस ऐसा ही रिएक्शन होता है। तो ये कैसा बन गया, ये ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल हो गया। अगर यही क्रिया इस जगह के H के साथ होता तो क्या बनाता, तो ये बनाता ये, तो दोनों का मिश्रण मिलता है, ये NO2 यानी कि पैरा नाइट्रो फिनॉल। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल, दो तरह के नाइट्रोफिनॉल बनते हैं। जब हम तनु नाइट्रिक अम्ल की क्रिया 22 डिग्री सेल्सियस तापमान यानी कम तापमान पर कर रहे हैं, यानी हमारे सामान्य ताप से भी कम ताप है ना, तो इस तापमान पर अगर हम कराते हैं तब यह बनता है। लेकिन अगर हमने तापमान बढ़ा दिया, सांद्र नाइट्रिक अम्ल ले लिया, तो पिक्रिक अम्ल बनता है। ध्यान देना कैसे, ये फिनॉल है और ये नाइट्रिक, ये हाइड्रोजन इस जगह का, सभी जगह हाइड्रोजन आपको पता होना चाहिए, लेकिन जो जो का हाइड्रोजन यूज हो रहा है मैं उनको दिखा रहा हूं। 3 नाइट्रिक एसिड, 3H NO3 NO2 है ना, HNO2 HNO3 भाई, HNO3 कॉन्सेंट्रेट, 3 बार पानी निकल गया। ये लीजिए, अब क्या हुआ, बचा क्या है, तीनों पानी निकल गया, अब तीनों जगह पे NO2 जुड़ जाएगा। ये है ट्राई, इसको बोलते हैं आर्थो, आर्थो ये पैरा, तो मैं इसको ट्राई नाइट्रोफिनॉल या TNP एक विस्फोटक होता है या रंजक भी होता है, रंगाने का काम भी करता है, दोनों काम करता है, ये वाली रिएक्शन। तो इस तरह से हमने देखा कि नाइट्रिक अम्ल दो प्रकार से नाइट्रीकरण करता है, सांद्र और तनु नाइट्रिक अम्ल। तो तनु के साथ अलग रिएक्शन है, सांद्र के साथ अलग रिएक्शन, अलग मतलब प्रोडक्ट बनता है। जिंक धातु के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा, फिनॉल C6H5OH को जिंक धातु के साथ जब आप गर्म करोगे ना, तो यह जिंक ऑक्सीजन को लेकर के बना लेता है ZnO प्लस, बच के आ गया देखो C6H6, बेंजीन बनता है। तो इस तरह से बड़े आसान रिएक्शन आपको नजर आते हैं। तो बच्चों याद रखना कि पढ़ाई हमेशा अच्छे से करिए। बहुत सारे प्रश्न भी हैं, उन प्रश्नों के साथ मैं कुछ बातें आपको दिखाना चाहूंगा, चलो देख लें। तो चलो एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, चलो बताओ। ट्राई हाइड्रोक्सी एल्कोहल कौन सा है इनमें से,
ए एथिलीन ग्लाइकॉल, बी मिथाइल अल्कोहल, सी ग्लिसरॉल और डी है कोई नहीं। सोचो 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 सोचो। ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल मतलब क्या होता है बताओ जल्दी से। ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल का मतलब होता है जिसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप यानी कि OH 3 बार हो। ट्राई मतलब 3, हाइड्रोक्सी मतलब OH। तो ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल वो होता है बेटा ग्लिसरॉल। आगे, शराब में उपयोग किया जाता है ए इथाइल अल्कोहल, बी मिथाइल अल्कोहल, सी ग्लिसरॉल और डी कोई नहीं। बताओ। यहां पे जवाब होगा इथाइल अल्कोहल। शराब में होता है जो अल्कोहल वो इथाइल अल्कोहल है। कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको दिखा देता हूं इन प्रश्नों को। अल्कोहल जल में विलेय है क्यों? अल्कोहल कितने प्रकार का होता है? एक प्रश्न और मैं लिख देता हूं यहां पे। प्रश्न 5, फिनॉल अम्लीय होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है, समझाइए। बाकी प्रश्न तो आपके पास है, अच्छे से करना है बेटा, आप लोगों को बनाना है आपको। तो आज की बातें यहीं पे समाप्त करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।